पिछले कुछ मंथ्स में भारत और अन्य देशों में कोरोना तेजी से फैला है, जिसके कारण लगातार मृत्यु हुई है और अभी भी हो ही रही है। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम उन सारी बातों को समझें, हम उन सारी बातों को जानें जो हमारे लिए ज़रूरी है। So hello everyone, I am चंचल महेश्वरी and I welcome you all again on Biology Corner। तो आज इस वीडियो में हम उन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो कोरोना से रिलेटेड है और जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना वायरस किस तरह इंसान को मारता है। ऑल्दो हम टीवी, न्यूज़पेपर और डॉक्टर्स से सारी बातें कई सारी बातें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसे कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, 1 मीटर की दूरी रखना चाहिए और वैक्सीन के बारे में एग्जिट्रा। लेकिन क्या हमें यह पता नहीं होना चाहिए कि सैनिटाइजर से क्या असल में वायरस खत्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं है, ये सभी को पता है। तो फिर हम सैनिटाइजर का यूज क्यों करते हैं? साथ ही हम 1 मीटर की दूरी क्यों रखते हैं और ये क्यों जरूरी है? तो समझते हैं। जब हम सैनिटाइजर को अपने हाथों पर अप्लाई करते हैं तो हमारे हाथ पर जो वायरस प्रेजेंट है उनकी जो आउटर लेयर होती है, जो ऊपरी लेयर होती है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है, वह डैमेज हो जाती है। और जब ये लेयर डैमेज हो जाती है तो वायरस अपना उतना असर हमारे शरीर पर नहीं दिखा पाता है। यही कारण है कि लोग और डॉक्टर्स हमें सैनिटाइजर यूज करने की हिदायत देते हैं। अगर बात करें 1 मीटर दूरी की, अगर बात करें 1 मीटर दूरी की कि यह क्यों जरूरी है, तो यह चीज हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से लगभग 30,000 से 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती है, यानी कि थूक की बूंदें। और चौंका देने वाली बात यह है कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट में, इस एक थूक की बूंद में लगभग 20 लाख कोरोना वायरस हो सकते हैं, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मीटर तक फैलते हैं। बस यही कारण है कि हमें लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बनाए रखना पड़ता है। अब हमने कई बार यह सुना है कि कोरोना वायरस हवा में फ्लोट करता है। तो इसका आंसर है नहीं, कोरोना वायरस अकेला हवा में फ्लोट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे आसपास इस वक्त कई सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो जब भी हम या कोई इन्फेक्टेड कोरोना वायरस, जब भी कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट है, जब भी वह खांसता या छींकता है तो जो वायरस उसके मुंह से निकलते हैं वह डस्ट पार्टिकल पर बैठ जाते हैं और 1 से 2 घंटे तक एक्टिव रह सकते हैं। अगर यह वायरस डस्ट पार्टिकल पर ना बैठे तो यह आसपास की सरफेस पर चिपक जाते हैं या बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर ये ग्लास पर बैठे तो 94 आवर्स तक ये एक्टिव रह सकते हैं। अगर ये प्लास्टिक या स्टील पर बैठे तो 74 आवर्स तक एक्टिव रह सकते हैं। और अगर कार्डबोर्ड पर बैठे तो 24 आवर्स तक ये एक्टिव रह सकते हैं। और जब भी हम इन चीजों को छूकर अपने मुंह या नाक से हाथ लगाते हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि हम कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं। ये तो हुई कुछ जनरल बातें कोरोना वायरस के बारे में। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि कोरोना वायरस कैसे इंसानों को मारता है। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें लंग्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब ये क्यों जरूरी है? लंग्स के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हमारे शरीर के बाकी सभी पार्ट्स जैसे हाथ, पैर, ब्रेन आदि को छोड़कर केवल और केवल हमारे लंग्स पर ही अटैक करता है। या मैं ये कह सकती हूँ कि लंग्स की जो बाउंड्री वाली सेल्स हैं केवल उन पर ही अटैक करता है। अब इसका कारण क्या है, इस बात को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले लंग्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सभी को पता है कि एक इंसान में दो लंग्स होते हैं या दो फेफड़े होते हैं। ये दोनों लंग्स एक विंड पाइप से जुड़े होते हैं और ये विंड पाइप आगे जाके दो भागों में डिवाइड होता है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई आगे जाके पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स लास्ट में जाकर एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई गोल संरचना में होती है, एक फुटबॉल के आकार की। अब एल्वियोलाई का क्या रोल है, तो पहले तो ये समझते हैं कि एक इंसान में लगभग 60 करोड़ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई को हम साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। क्या मतलब? यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं,
या हम सांस के द्वारा जिस ऑक्सीजन को लेते हैं वह हमारे फेफड़ों से होते हुए एल्वियोलाई में जाती है। और इस एल्वियोलाई पर जैसे कि दिखाई दे रहा है कई सारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है। ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को लेके जाती है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में और उन्हें प्रोवाइड करती है। और साथ ही शरीर की सभी कोशिकाओं के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेके आती है और लंग्स से होते हुए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे हम एक्सेल करते हैं। तो इन दोनों गैसों का ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये हमारे एल्वियोलाई में होता है। अब ये तो बात हुई लंग्स के स्ट्रक्चर की। अब कुछ देर के लिए बात करते हैं सेल की और समझते हैं कि सेल का क्या रोल है यहाँ। तो सभी को पता है कि एक इंसान का शरीर मिलियंस नंबर ऑफ कोशिकाओं से बना हुआ है। इस कोशिका के ऊपर एक बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। कहने का मतलब ये है कि ये हर चीज को सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करती है। ये एक गार्ड की तरह काम करती है। ये केवल कुछ लिमिटेड चीजों को ही अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हुए, ये सेल के लिए जरूरी है तो ये सेल के अंदर जा सकते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसे अंदर जाने के लिए अलाउ करेगी। और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन उसे अपने सेल से बाहर निकाल देगी। अब सेल मेम्ब्रेन की बात हम क्यों कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन का यहाँ बहुत अहम रोल है। क्या समझते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोरोना वायरस इंटर कर जाए या अगर ये सेल मेम्ब्रेन कोरोना वायरस को इंटर होने दे तो कोरोना वायरस सेल के अंदर जाके तबाही मचा देता है। अब किस तरह सेल मेम्ब्रेन कोरोना वायरस को इंटर होने देती है इस बात को समझते हैं। हमने अभी बात की कि कोरोना वायरस जो होता है वो हमारे लंग्स की सेल्स पर ही अटैक करता है या हमारे लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। इसका क्या कारण है? ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से कोरोना वायरस तबाही करना शुरू करता है। क्या होता है, हमारे लंग्स में जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स के ऊपर एक कांटेनुमा संरचना होती है। बिल्कुल इसी तरह की कांटेनुमा संरचना कोरोना वायरस के ऊपर भी होती है। अब लंग्स के ऊपर ये जो कांटेनुमा संरचना है ये रिसेप्टर होते हैं और इस रिसेप्टर का नाम है ACE2 रिसेप्टर। बिल्कुल इसी तरह की संरचना कोरोना वायरस के ऊपर भी होती है और इन कांटों को हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और ये स्पाइक प्रोटीन जो होती है ये जाके उस रिसेप्टर से कनेक्ट हो जाती है। नहीं समझ आया होगा? इसे समझने के लिए हम आसानी से ये कह सकते हैं कि ये जो लंग्स की सेल है और इनके ऊपर जो कांटे प्रेजेंट हैं वह ताले का काम कर रहा है और इस ताले की चाबी होती है कोरोना वायरस के पास। तो ये जो चाबी है ये इस कोरोना वायरस में जाके कनेक्ट हो जाती है, केवल इसी में फिट होती है। और ये जो ताला है जो लंग्स की सेल के ऊपर प्रेजेंट है ये लंग्स की सेल के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं होता है। बस यही कारण है कि कोरोना वायरस हमारे लंग्स के ऊपर ही क्यों अटैक करता है। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह ये कोरोना वायरस कोशिका में जाकर सेल में आतंक मचाता है। तो जैसे ही ये कोरोना वायरस हमारी कोशिकाओं में इंटर करता है सबसे पहले तो ये अपना आरएनए सेल में ट्रांसफर कर देता है, कोशिका में ट्रांसफर कर देता है। और जैसे ही ये आरएनए कोशिका में ट्रांसफर करेगा तो इस आरएनए के जीनोमिक कोड के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कॉपीज किस तरह बनानी है। अब ये जो सेल है ये अपना नेचुरल काम बंद करेगा। असल में ये बंद नहीं करता है, कोरोना वायरस इससे कहेगा कि तू अपना काम बंद कर और मेरी कॉपीज बनाना शुरू कर। तो अब हमारा जो सेल था जो हमारे बॉडी के लिए काम कर रहा था वो अब इस कोरोना वायरस के लिए काम करेगा, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने हमारे शरीर की उस सेल को हाईजैक कर लिया है। इस तरह 2 से 10 दिनों के अंदर हमारा शरीर लाखों से करोड़ों कॉपीज बना देता है और इस समय तक हमारी बॉडी को पता नहीं होता है कि हमारे शरीर पर वायरस का अटैक हुआ है। तो इस 2 से 10 दिन के पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और यही कारण होता है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। अब क्या होता है, अब जैसे ही हमारे शरीर को खबर होती है कि हमारे शरीर पर वायरस का अटैक हुआ है हमारा शरीर अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। यहाँ इस वक्त इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और कोरोना वायरस को मारना शुरू कर देता है।
अब जैसे जैसे ये मारना शुरू करता है, तो इसी प्रोसेस के दौरान हमारा शरीर क्या करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है ताकि वो इन वायरस को खत्म कर सके हमारी बॉडी से। तो इसी कारण हमें बुखार आ जाता है। असल में ये बुखार हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे कि हमारा शरीर इन वायरस को आसानी से खत्म कर पाए। अब इस लड़ाई के दौरान क्या होता है, हमारा शरीर अपना दूसरा इम्यून सिस्टम एक्टिव करता है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम तेजी से एंटीबॉडी रिलीज करता है, तेजी से एंटीबॉडी बनाता है। तो फिर ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी जाके कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर, जिसे हम चाबी कह रहे थे, उसको जाके ब्लॉक कर देती है। और जब ये उसे जाके ब्लॉक कर देगी, तो ये चाबी हमारी शरीर की सेल्स पर कनेक्ट नहीं हो पाएगी और कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आगे और नहीं फैल पाएगा। तो ये एंटीबॉडी जाके क्या कर रही है, कोरोना वायरस की चाबी को, कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर रही है उनसे कनेक्ट होके। अब इस दौरान क्या होता है, जैसे ही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, उसने एंटीबॉडीज रिलीज की और ये एंटीबॉडी जाके स्पाइक प्रोटीन पर कनेक्ट हुई। जैसे ही एंटीबॉडी कनेक्ट हुई, वैसे ही मैक्रोफेज एक्टिव हो जाता है। अब मैक्रोफेज क्या है, तो मैक्रोफेज जो होता है वो डब्ल्यूबीसी की तरह ही एक सेल है, जो कि क्या काम करता है, कोरोना वायरस से कनेक्ट होके उसे एंगल्फ कर जाता है। ये इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कोरोना वायरस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैक्रोफेज एक से ज्यादा कोरोना वायरस से कनेक्ट होता है और उसे एंगल्फ कर लेता है, या हम कह सकते हैं उसे खाके खत्म कर देता है। अब क्या होता है, अब ये तो हुई यहां तक कोरोना वायरस की बात। अब हमने कई बार यह सुना है कि बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो कोरोना वायरस को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है, तो इसके पीछे यह कारण है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी बना रहा है, वो बुजुर्ग लोगों में इतनी तेजी से और इतनी मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बना पाता है जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो यही कारण होता है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वह कोरोना वायरस को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ एक सवाल और क्रिएट होता है, एक सवाल और यहाँ आता है कि अगर हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि वो इस वायरस के लिए एंटीबॉडी बना सकता है, तो ये एंटीबॉडी उस टाइम क्यों नहीं बनी जब पहली बार हमारे शरीर पर वायरस का अटैक हुआ था। ये भी सोचने वाली बात है। तो इसका कारण यह है कि हमारा जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, उसे समय लगता है इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन के शेप को समझने के लिए। पहले हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इस स्पाइक प्रोटीन को समझता है, इसके शेप को समझता है जो चाबी का काम कर रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज बनाने में जब तक समय लगता है, तब तक कोरोना वायरस हमारी बॉडी में फैल चुका होता है। यही कारण है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी कुछ टाइम बाद रिलीज करती है। अब ये तो हुई यहाँ ये बात। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जिसे बनाने के लिए साइंटिस्ट कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि इस वायरस के आतंक को कम किया जा सके। वैक्सीन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है और वैक्सीन हमारे शरीर में किस तरह जाके वायरस को खत्म करती है, तो ये भी इसी प्रोसेस से मिलता जुलता है। समझते हैं कैसे। तो जब भी वैक्सीन हमारे शरीर में डाली जाती है, तो ये वैक्सीन हमारे शरीर में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे इम्यून सिस्टम को ये हिंट दे देती है, ये बता देती है कि हमारे शरीर पर इस तरह के वायरस का अटैक हो सकता है। वह शरीर के इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के एडवांस जीनोमिक कोड को बता देती है, ताकि अगर फ्यूचर में ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह के वायरस का अटैक शरीर पर हो, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत जल्द ही एंटीबॉडी बना ले और इतना हमारे शरीर में वह ना फैल पाए। तो वैक्सीन का रोल यही होता है हमारे शरीर में। अगर इसके बाद बात करें, हमें यह तो समझ में आ गया कि कोरोना वायरस में अगर बुखार आ रहा है तो उसका कारण क्या है। वो तो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे वायरस को आसानी से खत्म किया जा सके। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इस बीमारी के दौरान सांस फूलने लगती है और इस कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है।
समझते हैं। जब हमने लंग्स की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं वो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब इस कोरोना वायरस की लड़ाई के दौरान हमारे शरीर में जो एल्वियोलाई है, यहाँ पस इकट्ठा हो जाता है और पस इकट्ठा होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं हो पाती है। और जब पस इकट्ठा हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं हो पाएगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। इसी कारण से सांस की तकलीफ यहाँ बढ़ जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। आई होप जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, समझाने की कोशिश की है, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, सारी चीजें आपको समझ में आई हो। अगर ये सारी जानकारियां, सारी चीजें कोरोना वायरस के बारे में आपको क्लियर हुई है, समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।